बिस्मिल्लाहिर्रहमानिर्रहीम, अस्सलाम वालेकुम जी। अच्छा, अब तक जो सीक्वेंस हम लोगों ने स्टडी किया वो कुछ इस तरह था कि हमने सबसे पहले समझा कि अश्योरेंस ज़रूरी क्यों है, वाई वी नीड अश्योरेंस। सेकंड स्टेप पे आए, लर्निंग स्टेप पे, तो हमने सीखा कि व्हाट इज़ मेंट बाय अश्योरेंस, ठीक है। फिर थर्ड स्टेप पे आए तो कल हमने ओपिनियन के ऊपर बात की, जो उसका नेक्स्ट स्टेप था कि हमें ऑडिट रिपोर्ट देनी है और ऑडिट रिपोर्ट के अंदर अपना ओपिनियन एक्सप्रेस करना है। तो फिर बात की कि ओपिनियन कितने किस्म के हो सकते हैं, यानी कि अश्योरेंस कितनी टाइप्स की हो सकती है। तो उसमें फिर अश्योरेंस के अंदर, क्योंकि अश्योरेंस बेस करी ओपिनियन पे और ओपिनियन एक्चुअली टाइप्स हो सकती है ना, तो ओपिनियन में फिर हमने पढ़ा एब्सोल्यूट अश्योरेंस, ठीक है। फिर हमने बात की जस्ट नेम की बात की थी, एब्सोल्यूट, रीजनेबल एंड लिमिटेड एश्योरेंस। लेकिन हमने सिर्फ पढ़ा कल के दिन में क्या, हमने कल सीखा था कि एब्सोल्यूट एश्योरेंस ऑडिटर क्यों नहीं दे सकता, क्या मल्टीपल रीजंस हैं जिसकी वजह से हम अश्योरेंस नहीं दे सकते एब्सोल्यूट, ठीक है। और फिर हमने कहा मल्टीपल रीजंस हैं, एस्टिमेट्स, जजमेंट्स और बला बला बला, टाइम, कॉस्ट, सैम्पलिंग, मल्टीपल रीजंस डिस्कस की कि व्हाई एन ऑडिटर कैन नॉट गिव एन एब्सोल्यूट अश्योरेंस, ठीक है। फिर हमने साथ ही अपनी डिस्कशन को मूव किया इंटरनल कंट्रोल की तरफ, कि हमने उन्हीं बातों में से एक बात समझी कि व्हाट इज मेंट बाय इंटरनल कंट्रोल। इंटरनल कंट्रोल है क्या, ठीक है। फिर कंट्रोल को समझने की कोशिश की, पॉलिसीज और प्रोसीजर्स को समझने की कोशिश की, फिर ये समझा कि इनका इम्पैक्ट कैसे आता है आउटपुट के ऊपर, यानी फाइनेंशियल स्टेटमेंट के ऊपर। तो अल्टीमेटली हम कल डिस्कस कर रहे थे कि इंटरनल कंट्रोल आईसी का इम्पैक्ट क्या है फाइनेंशियल स्टेटमेंट के ऊपर, और साथ ही साथ इसके साथ लिंक करते करते हमने ये भी डिस्कस किया था कि इंटरनल कंट्रोल अगर स्ट्रॉन्ग हो या वीक हो तो उसका हमारे होमवर्क पे क्या असर पड़ता है, यानी कि ऑडिटर के प्रोसीजर्स पे उसका क्या असर पड़ता है। तो ये दो बातों की नजर करते हुए हम लोगों ने इस बात को समझा। फिर हमने ये भी कहा था कि अगर इंटरनल कंट्रोल स्ट्रॉन्ग होंगे, ठीक है, तो फिर ऑब्वियस बात है अगर इंटरनल कंट्रोल स्ट्रॉन्ग है सपोज, तो हमने ये पढ़ा था कि रिस्क की बात करें तो रिस्क ऑफ मिस स्टेटमेंट या एरर्स वो क्या होगा, कम होगा, किसमें, फाइनेंशियल स्टेटमेंट में। और फिर ये भी पढ़ा था कि फिर ऑडिट प्रोसीजर पे क्या असर पड़ेगा, यार हमें कम काम करना पड़ेगा। और फिर साथ ही हमने ये चीज डिस्कस की थी कि अगर इंटरनल कंट्रोल वीक होंगे तो क्या होगा। हमने कहा था भाईजान रिस्क बढ़ जाएगा, रिस्क ऑफ मिस स्टेटमेंट, रिस्क ऑफ एरर्स इन दी फाइनेंशियल स्टेटमेंट बढ़ जाएगा। और अगर वो बढ़ जाएगा तो फिर हमें मजबूरी में काम भी ज्यादा करना पड़ेगा, ज्यादा डिटेल्ड काम करना पड़ेगा। तो हमने इंटरनल कंट्रोल का इंपैक्ट फाइनेंशियल स्टेटमेंट पे भी देख लिया और साथ साथ ऑडिट प्रोसीजर्स पे भी देख लिया। आज मैं इस बात को थोड़ा सा यहीं से आगे लेके चलूंगा, और मैं बार बार जो बात कर रहा हूं रिस्क की, तो मैं इसको दो लेवल्स पे डिफाइन करना चाहूंगा। एक को मैं कह देता हूं रिस्क, अच्छा रिस्क को ऊपर लिख देता हूं, रिस्क ऑफ मिस स्टेटमेंट। और मैं कहता हूं ये मिस स्टेटमेंट का रिस्क जो है ये दो लेवल्स पे हो सकता है बेटे। नंबर वन फाइनेंशियल स्टेटमेंट के लेवल पे, और नंबर टू असर्शन लेवल पे। अब ये वर्ड क्या यूज किया मैंने, असर्शन, असर्शन लेवल पे। अब जरा इसको समझ लेते हैं बेटे। रिस्क अगर फाइनेंशियल स्टेटमेंट लेवल पे है तो मतलब के हाई रिस्क है, और अगर ये असर्शन लेवल पे है, असर्शन लेवल पे, तो ये लो लेवल का रिस्क है, लो रिस्क है। एक एंटिटी के हवाले से अगर रिस्क जो है फाइनेंशियल स्टेटमेंट लेवल का है तो हाई रिस्क है, असर्शन लेवल है तो लो रिस्क है। अब समझते हैं फाइनेंशियल स्टेटमेंट लेवल क्या और असर्शन लेवल क्या। असर्शन कह सकते हैं हम आसान लफ्जों में लाइन आइटम, लाइन आइटम ऑफ फाइनेंशियल स्टेटमेंट। लाइन आइटम क्या है, लाइन आइटम क्या है, लाइन आइटम का मतलब है कि अगर मैं आपसे पूछूं कि स्टेटमेंट ऑफ कंप्रीहेंसिव इनकम में कौन कौन से हेड्स आते हैं, तो आप फौरन से पहले अपने फाइनेंशियल अकाउंटिंग के पेपर को, फाइनेंशियल रिपोर्टिंग के पेपर को जहन में लाओगे और आप कहोगे जी सेल्स आती हैं, लेस कॉस्ट ऑफ सेल। चले हम यहां पे ड्रॉ ही कर लेते हैं,
हमारे पास ज़रा बोर्ड की लेंथ थोड़ी लिमिटेड है, तो हम इसको मिटाकर, हमने चूंकि समझ लिया तो हम इसको यहां से मिटाकर अब यहीं पे थोड़ा सा समझ लेते हैं। मैं आपसे कहता हूं स्टेटमेंट ऑफ कॉम्प्रिहेंसिव इनकम ड्रॉ करें, तो आप फौरन से पहले क्या करते हो, सेल्स, यहां पे कहीं रुपीज आ रहे हैं, लेस कॉस्ट ऑफ सेल्स, ऐसा ही है जी, लेस करते हो यहां से कहीं ग्रॉस प्रॉफिट। मैं बहुत मुख्तसर सी आसान, मैं फाइनेंशियल अकाउंटिंग नहीं पढ़ा रहा इसलिए मैं बहुत लिमिटेड सी बनाऊंगा। मैं लेस कर देता हूं ऑपरेटिंग एक्सपेंसेस और फाइनेंशियल एक्सपेंसेस, ऐसा ही है, ऑपरेटिंग एंड फाइनेंशियल एक्सपेंसेस लेस करता हूं और मैं प्रॉफिट पे चला जाता हूं, नेट प्रॉफिट पे। मैं टैक्स को भी इग्नोर कर दिया अभी फिलहाल, तो मैं नेट प्रॉफिट पे चला जाता हूं। अब इस तरह कुछ स्टेटमेंट ऑफ कॉम्प्रिहेंसिव इनकम मुझे बना दे, तो मैं पूछूं कि बेटा असर्शन लेवल क्या है, तो आप कहोगे सर लाइन आइटम ऑफ फाइनेंशियल स्टेटमेंट, मतलब कि अगर मैं कहूं असर्शन लेवल मींस सेल्स के लेवल के ऊपर, ये लाइन आइटम है, सेल इज अ लाइन आइटम, कॉस्ट ऑफ सेल इज अ लाइन आइटम, ऑपरेटिंग एक्सपेंसेस इज अ लाइन आइटम, फाइनेंशियल एक्सपेंसेस इज अ लाइन आइटम। इसका मतलब ये हुआ, ये वो लो लेवल ऑफ रिस्क है जो एक ही हेड ऑफ अकाउंट के अंदर पाया जाएगा। मतलब मैं कहूंगा एक्सपेंसेस में गलती हो गई, ऑपरेटिंग एक्सपेंसेस ओवरस्टेट हो गए, तो इसका मतलब है इस लाइन आइटम के अंदर गलती हो गई। मैं कहता हूं कि इंटरेस्ट एक्सपेंस कम रिकॉर्ड हो गया, अंडरस्टेटेड हो गया, मतलब इस लाइन आइटम के अंदर गलती हो गई। सो इसका मतलब ये हुआ कि रिस्क, असर्शन लेवल का रिस्क क्या है कि किसी लाइन आइटम के अंदर रिस्क मौजूद है, कि उस हेड ऑफ अकाउंट के अंदर गलती मौजूद है, उस हेड ऑफ अकाउंट के अंदर कहीं मिस स्टेटमेंट हो गई। मिस स्टेटमेंट मींस अंडर स्टेटमेंट, ओवर स्टेटमेंट, ओमिशन हो सकती है कि याद ही नहीं रहा एक्सपेंस की एंट्री पास करना, एक्सपेंस को रिकॉर्ड करना, नहीं किया रिकॉर्ड इंटरेस्ट एक्सपेंस, मतलब फाइनेंशियल एक्सपेंस में गलती है। मैंने इंटरेस्ट रिकॉर्ड करना था, नहीं किया, मैंने रिकॉर्ड करना था 100 रुपया, 200 रुपया रिकॉर्ड कर लिया, मतलब फाइनेंशियल एक्सपेंस हिट हो गए। मैंने 200 रुपया रिकॉर्ड करना था, मैंने 50 रुपया रिकॉर्ड कर लिए, मतलब फाइनेंशियल एक्सपेंस हिट हो गए। मतलब कि सिंगल लाइन आइटम हिट हो गई, पूरी फाइनेंशियल स्टेटमेंट हिट नहीं हुई, सिर्फ एक लाइन आइटम हिट हो गई। तो उस ऐसे लेवल को कहते हैं असर्शन लेवल रिस्क। क्या? असर्शन लेवल रिस्क। टेक्निकल लैंग्वेज क्या है, टेक्निकल जार्गन क्या है? असर्शन। असर्शन मींस द सिंगल लाइन आइटम रिस्क, कि किसी एक पर्टिकुलर लाइन आइटम के अंदर रिस्क मौजूद है, ठीक है। और फाइनेंशियल स्टेटमेंट लेवल मींस हाई लेवल रिस्क। अच्छा, ऐसे रिस्क को लो लेवल कंसीडर किया जाता है, असर्शन लेवल रिस्क को लो लेवल रिस्क कंसीडर किया जाता है। तो फिर फाइनेंशियल स्टेटमेंट लेवल हाई लेवल रिस्क, ये क्या हुआ? फॉर एग्जाम्पल मैं कहूं कि आपका जो अकाउंटेंट है वो नहायत ही नखिद इंसान है, मतलब बहुत ही पुअर पर्सन है, टेक्निकली इलिटरेट है, गलत एंट्रियां पास करता है, उसे एसेट लायबिलिटी की समझ नहीं है, उसे इनकम एक्सपेंस की समझ नहीं है, और वो धड़ाधड़ एंट्रियां पास करता जा रहा है, अकाउंटिंग एंट्री पोस्ट कर रहा है। इसका मतलब है इनपुट में ऐसा बंदा बैठा है जिसको अकाउंटिंग एंट्रीज नहीं आती। इसका मतलब है उसने दिन भर जितनी एंट्री पास की, या इसका मतलब है उसने महीने में जितनी एंट्री पास की, या इसका मतलब है उसने साल में जितनी एंट्री पास की, वो सारी गलत हैं। वो बेशक इनकम की हो, वो एक्सपेंसेस की हो, वो आपकी अदर इनकम की हो, वो आपके एसेट की हो, लायबिलिटी की हो, या इक्विटी की, उसने सारी एंट्रीज गलत की होंगी, या रिस्क मौजूद है कि उसने पूरी फाइनेंशियल स्टेटमेंट का सत्यानाश कर दिया होगा। तो इसका मतलब हुआ कि ये ऐसा रिस्क जो कि पूरी फाइनेंशियल स्टेटमेंट को इफेक्ट कर दे, ऐसे रिस्क को कहते हैं फाइनेंशियल स्टेटमेंट लेवल रिस्क, हाई लेवल, कि पूरी की पूरी फाइनेंशियल स्टेटमेंट ही मिसस्टेटेड है, रिस्क ऑफ मिसस्टेटमेंट हाई है। बात समझ आई है? सो असर्शन लेवल मींस लो लेवल और फाइनेंशियल स्टेटमेंट मींस हाई लेवल रिस्क। सो मैंने इस स्टेज पे ही रिस्क को समझा दिया, हालांकि अभी हमारी डिस्कशन की जरूरत नहीं थी, लेकिन आज ये थोड़ी सी जहन में बातें बैठ जाएंगी, तो कल को जाके जब हम प्रोसीजर्स पे बात कर रहे होंगे तो वहां पे आपको अंडरस्टैंडिंग आपकी बेहतर हो जाएगी। तो आइए जरा इसको देखते हैं। सो ये देखिए, रिस्क ऑफ मिसस्टेटमेंट एट फाइनेंशियल स्टेटमेंट लेवल। सो इसका मतलब है इफेक्ट ऑन हायर लेवल,
हम बात करते हैं असर्शन लेवल, इफेक्ट ऑन सिंगल आइटम, इसका मतलब लो लेवल रिस्क है और ये हाई लेवल रिस्क है। सो इसका मतलब है हमारी अप्रोच बीइंग एन ऑडिटर, क्या दोनों केसेस में या दोनों रिस्क के अंदर हमारी अप्रोच सेम होगी? नहीं, ये हाई लेवल रिस्क है, हमारी अप्रोच ज्यादा डिटेल्ड होगी, हम ज्यादा अपना होमवर्क करेंगे, ज्यादा प्रोसीजर्स परफॉर्म करेंगे। जबकि असर्शन लेवल में रिस्क लेवल लो है, तो इसका मतलब है हम लेस प्रोसीजर परफॉर्म कर रहे होंगे। इसका मतलब हम ये चलो लेस और मोर प्रोसीजर से बाहर निकल के बात करें तो मैं ये कह देता हूं कि इनफैक्ट हाई या लो है, तो इसका मतलब है हमारा जो एटीट्यूड होगा या हमारा जो अप्रोच होगी towards these two risks वो different होगी। so यही बात लिखी हुई है। so how we are going to address both would be different। लो जी, हमने पढ़ लिया कि एब्सोल्यूट एश्योरेंस ऑडिटर नहीं दे सकता। ठीक है, क्यों? क्योंकि उसके मल्टीपल रीजन थे कि हाई लेवल आपको एब्सोल्यूट एश्योरेंस यानी 100% एश्योरेंस क्यों नहीं दी जा सकती। लेकिन ऑडिटर रीजनेबल एश्योरेंस तो दे सकता है। व्हाट इज मेंट बाय रीजनेबल एश्योरेंस? लो जी, हम दूसरी टाइप पे आ गए हैं, पहली टाइप हमने डिस्कस कर ली, अब हम दूसरी टाइप पे हैं। दूसरी टाइप है व्हाट इज मेंट बाय रीजनेबल एश्योरेंस। अच्छा, एब्सोल्यूट मीन 100%, एब्सोल्यूट मीन्स 100%, रीजनेबल मीन्स हाई लेवल ऑफ एश्योरेंस, हाई लेवल, या इसको हम पॉजिटिव एश्योरेंस भी कहते हैं, पॉजिटिव ओपिनियन भी कहते हैं। मैंने क्या बोला? रीजनेबल एश्योरेंस मींस पॉजिटिव या हाई लेवल ऑफ एश्योरेंस। आसान लफ्जों में कहूं तो ऑडिटर कहता है जनाब फाइनेंशियल स्टेटमेंट गिविंग अ ट्रू एंड फेयर व्यू। आसान लफ्जों में ऑडिटर कहता है जनाब फाइनेंशियल स्टेटमेंट जो है वो ट्रू एंड फेयर व्यू दे रही है। अच्छा, अब यहां को समझ आनी चाहिए कि what is meant by when auditor is going to issue when auditor is going to express a reasonable assurance or when auditor is going to express a limited assurance। तो पहले मैं इस पॉइंट पे जाऊं कि मैं आपको समझाऊं कि रीजनेबल या लिमिटेड क्या होती है, तो मैं पहले आपको गाइडलाइन क्यों ना समझाऊं कि कब रीजनेबल और कब लिमिटेड देनी है। रीजनेबल को आप कह रहे हो हाई लेवल ऑफ एश्योरेंस या पॉजिटिव ओपिनियन, तो लिमिटेड को कहते हो आप लो लेवल ऑफ एश्योरेंस या इनको कहा जाता है नेगेटिव ओपिनियन या कंक्लूजन बोला जाता है, टेक्निकल वर्ड नेगेटिव कंक्लूजन। तो पहले मैं इससे पहले कि मैं आपको ये गाइड करूं कि रीजनेबल क्या है लिमिटेड क्या है, तो पहले मैं आपको ये सिखाता हूं कि रीजनेबल कब देते हैं और लिमिटेड कब देते हैं। तो आइए हम अपने वापस उस चार्ट की तरफ जाते हैं जिसको हमने इनकम्प्लीट छोड़ा था। अगर आपको याद हो तो पहली डिस्कशन में ही हमने इस बात को थोड़ा सा इनकम्प्लीट छोड़ा था यहां पे कि व्हाट इज मेंट बाय रीजनेबल और व्हाट इज मेंट बाय एंगेजमेंट या टाइप्स ऑफ एंगेजमेंट के ऊपर। बेटा दो तरह की एश्योरेंस है, अश्योरेंस ऑफ हिस्टोरिकल फाइनेंशियल इंफॉर्मेशन और अश्योरेंस ऑफ अदर देन हिस्टोरिकल फाइनेंशियल इंफॉर्मेशन। मैंने हिस्टोरिकल और अदर देन हिस्टोरिकल ये दोनों बातें समझा दी थी लेक्चर्स में, लेक्चर नंबर 2 में शायद, कि हिस्टोरिकल क्या है कि फाइनेंशियल स्टेटमेंट बन चुकी है, साल गुजर चुका है और आज ऑडिटर आया है पिछले साल को वेरीफाई करने, यानी हिस्ट्री को वेरीफाई करने। हिस्टोरिकल फाइनेंशियल इंफॉर्मेशन, फाइनेंशियल इंफॉर्मेशन मीन फाइनेंशियल स्टेटमेंट, तो हिस्टोरिकल फाइनेंशियल। लेकिन अगर आज ऑडिटर खड़ा है और उसे कहा जा रहा है अगले 2 साल की फाइनेंशियल को वेरीफाई कर दो, यानी कि अगले 2 साल के फोरकास्ट को वेरीफाई कर दो, अगले 2 साल के प्रोजेक्टेड फाइनेंशियल स्टेटमेंट को वेरीफाई कर दो, तो इसका मतलब है अदर देन हिस्टोरिकल फाइनेंशियल इंफॉर्मेशन। तो इसका मतलब है 2 तरह की फाइनेंशियल इंफॉर्मेशन हो गई। फाइनेंशियल इंफॉर्मेशन का मतलब है
फाइनेंशियल स्टेटमेंट। तो दो तरह की फाइनेंशियल स्टेटमेंट हो गई ना, एक हो गई हिस्टोरिकल और एक हो गई नॉन हिस्टोरिकल। नॉन हिस्टोरिकल, हिस्टोरिकल क्या है? हिस्टोरिकल है जिस तरह आपकी एनुअल फाइनेंशियल स्टेटमेंट होती है, एनुअल फाइनेंशियल स्टेटमेंट। और नॉन हिस्टोरिकल से मुराद क्या हुई? प्रोजेक्टेड फाइनेंशियल स्टेटमेंट, या हम इसको एक और नाम इस्तेमाल करते हैं, फोरकास्ट। एक और हम टेक्निकल वर्ड यूज करते हैं, फोरकास्ट। प्रेडिक्ट करते हो आप अगला साल, ऑडिटर आज खड़ा है अगले 2 साल प्रेडिक्ट करने, वेरीफाई करने आया है। ऑडिटर खड़ा है पिछले साल वेरीफाई करेगा हिस्टोरिकल फाइनेंशियल इंफॉर्मेशन, और अगर अगले सालों को तो प्रोजेक्टेड फाइनेंशियल इंफॉर्मेशन को वेरीफाई करने आया। सो बेटा हिस्टोरिकल इंफॉर्मेशन को जब वो चेक करने आता है तो लिस्टेड कंपनीज के केस में, लिस्टेड कंपनी के केस में लॉ कहता है कि जनाब लिस्टेड कंपनी अपने 6 महीने के बाद भी एक दफा वेरिफिकेशन कराए, कंपलसरी कर देता है। कंपनी लॉ जो है, अगर आपने पढ़ के आ चुके हैं और नहीं भी पढ़ के आ गए कोई मसला नहीं, कंपनी लॉ ये रिस्ट्रिक्शन लगा देता है कि लिस्टेड कंपनी ने अपने 6 महीने बाद यानी सेकंड क्वार्टर के बाद अपना एक रिव्यू कराना है। रिव्यू कराने के बाद एक दफा ऑडिटर को बुला के वेरीफाई करवाना है, अज्यूम कर लें, अश्योरेंस लेनी है। तो बेटे देखो इसका मतलब है अगर हमारा साल है, अज्यूम करता हूं 1 जनवरी 2022 से लेकर 31 दिसंबर 2022 तक, तो मैं ये कह रहा हूं कि एक लिस्टेड कंपनी का ऑडिटर 2 दफा कंपनी में ऑडिट करने आएगा, या मैं यूं कहूं वेरिफिकेशन के लिए आएगा। नंबर 1 30 जून 2022 के ऊपर आ जाएगा, और फिर आएगा 31 दिसंबर के बाद। यानी मैं यूं कह लेता हूं, चलें ऑन नहीं कह देता, आफ्टर 31 दिसंबर आ जाएगा, और आफ्टर 30 जून आ जाएगा, और आफ्टर 31 दिसंबर आ जाएगा। यहां पे आके वो 100% अपने प्रोसीजर परफॉर्म नहीं कर रहा होगा, बल्कि वो करेगा रिव्यू प्रोसीजर्स परफॉर्म, वो रिव्यू करेगा, डिटेल्ड काम नहीं करेगा। मैं भी टेक्निकल वर्ड्स नहीं बोल रहा है, एनालिटिकल प्रोसीजर लाइक दैट, नहीं, मैं कहा रिव्यू करेगा, डिटेल्ड काम नहीं करेगा। और फिर जब फाइनली साल के एंड पे आएगा तो ऑडिट करेगा, डिटेल्ड प्रोसीजर्स परफॉर्म करेगा। साल के बीच में वैसे ही एक दफा ऑडिटर घूम फिर जाएगा कि देख ले रहा है थोड़ा बहुत काम कोई गलत तो नहीं है, कहीं पे कोई कंपैरिजन करके लग तो नहीं रहा कि ये गलत हो रहा है कुछ। सो मिड ईयर में आ रहा है और साल के एंड पे आ रहा है। मिड ईयर में आ रहा है तो रिव्यू करेगा, और ईयर एंड पे आके ऑडिट करेगा। रिव्यू और ऑडिट में मैंने आसान फर्क क्या समझाया? रिव्यू मींस कि आपका लेस प्रोसीजर्स परफॉर्म करेगा, कम काम करेगा, कम होमवर्क करेगा, और ऑडिट मींस डिटेल्ड होमवर्क करेगा, एक्सटेंसिव प्रोसीजर्स परफॉर्म करेगा। यहां तक बात समझ आई? अच्छा, अब लॉ ये कहता है, ऑडिट में, लॉ में से निकल आए हम, ऑडिट ये कहता है जनाब जब ऑडिटर रिव्यू कर रहा होगा तो जाहिरी बात है होमवर्क कम कर रहा है, कम प्रोसीजर परफॉर्म कर रहा है। इसका मतलब है उसकी एश्योरेंस भी लो होगी, जो वो सर्टिफाई कर रहा है। जब काम कम कर रहा है तो उसकी तसल्ली भी तो कम हो रही है, तो फिर वो जो ओपिनियन एक्सप्रेस कर रहा है वो भी तो कम होगा। इसका मतलब है वो लो लेवल ऑफ एश्योरेंस प्रोवाइड करेगा। इसका मतलब ये हुआ कि रिव्यू के टाइम पे वो लिमिटेड एश्योरेंस दे रहा होगा, लो लेवल ऑफ एश्योरेंस। सो इसका मतलब ये हुआ, अब समझ आई कि लिमिटेड एश्योरेंस कब दी जाएगी? जब ऑडिटर रिव्यू करने आ रहा होगा। रिव्यू कब करने आ रहा है? मिड ईयर में। और क्यों आ रहा है? लॉ ने कहा है। और रिव्यू करेगा तो कम होमवर्क करेगा, कम प्रोसीजर परफॉर्म करेगा, लेस प्रोसीजर परफॉर्म करेगा तो एश्योरेंस भी लो लेवल की देगा। नेगेटिव कंक्लूजन कहते हैं इसे, लिमिटेड एश्योरेंस कहा जाता है। लेकिन जब साल के आखिर में आएगा तो कंप्लीट प्रोसीजर्स परफॉर्म करेगा, तो फिर जब कंप्लीट प्रोसीजर परफॉर्म करेगा तो ऑडिट करेगा, तो ऑडिट के बाद वो रीजनेबल एश्योरेंस दे रहा होगा, हाई लेवल।
डिटेल काम किया, अपना होमवर्क किया, तसल्ली से वेरीफाई किए चीजें, और अगर तसल्ली से वेरीफाई किए तो मैं अपनी ओपिनियन भी हाई लेवल दे रहा हूँ। एब्सोल्यूट क्यों नहीं दे रहा? फिर एब्सोल्यूट दे नहीं सकता, ये बात कल समझ चुके कि ऑडिटर एब्सोल्यूट एश्योरेंस क्यों नहीं दे सकता, वो तो कल समझ चुके। तो इसका मतलब ये हुआ कि ऑडिटर जब रिव्यू करने आ रहा है मिड ईयर में तो उसका काम भी कम करता है और एश्योरेंस भी कम लेवल की देता है, और जब साल के एंड पे आता है ऑडिट करने, काम भी ज्यादा करता है, एश्योरेंस भी ज्यादा अच्छी देता है। इसका मतलब लिमिटेड एश्योरेंस और रीजनेबल एश्योरेंस। अब मैं अगर कंक्लूड करूं अपने वर्ड्स तो मैं ये कहना चाह रहा हूं, ऑडिटर रिव्यू करने आएगा तो लिमिटेड एश्योरेंस देगा, ऑडिट करने आएगा तो रीजनेबल एश्योरेंस, और एब्सोल्यूट तो वो दे ही नहीं सकता क्योंकि देयर आर मल्टीपल रीजंस वी हैव डिस्कस्ड ऑलरेडी। सो ये बात समझ आ गई। इसका मतलब है कि रिव्यू में लिमिटेड एश्योरेंस होगी और ऑडिट में रीजनेबल एश्योरेंस। अब क्वेश्चन ये आता है कि रीजनेबल एश्योरेंस क्या है और लिमिटेड एश्योरेंस क्या है, कौन से वर्ड्स इस्तेमाल करेगा ऑडिटर, कैसे बताएगा लोगों को, ऑडियंस को, इंटेंडेड यूजर को कि मेरी एश्योरेंस लो है, और कैसे बताएगा कि मेरी एश्योरेंस हाई है। तो वो यानी कि अपने वर्ड्स का इस्तेमाल इतना केयरफुली करेगा, यानी अपना ओपिनियन एक्सप्रेस करते हुए, अपनी एश्योरेंस देते हुए वो इतना केयरफुली वर्ड्स का इस्तेमाल करेगा कि वो रियलाइज करवाएगा कि ये लो लेवल ऑफ एश्योरेंस है, और जब रीजनेबल दे रहा होगा तो रियलाइज करवाएगा कि ये हाई लेवल ऑफ एश्योरेंस है। सो यही चार्ट में अगर आप थोड़ा सा समझ पाए तो एश्योरेंस एंगेजमेंट हिस्टोरिकल फाइनेंशियल इंफॉर्मेशन में ऑडिट एंगेजमेंट भी हो सकती है, रिव्यू एंगेजमेंट भी हो सकती है। ऑडिट में आएगा तो रीजनेबल एश्योरेंस देगा, रिव्यू में आएगा तो लिमिटेड एश्योरेंस देगा। अभी तक हमने यहां तक पढ़ लिया, आगे नहीं गए हम, आगे कल बात करेंगे। बात समझ आई? सो अब आते हैं डायरेक्टली रीजनेबल एश्योरेंस में ऑडिटर कैसे लफ्जों का इस्तेमाल करेगा और कैसे बताएगा कि जनाब फाइनेंशियल स्टेटमेंट जो है मैं इसके ऊपर हाई लेवल ऑफ एश्योरेंस दे रहा हूं। तो जरा मैंने ये ओपिनियन एक्सप्रेस किया ऑडिटर का। सो मैं आपके साथ पढ़ता हूं ताकि आप लोगों को समझ आए। ये वो वर्ड्स हैं जिनके बारे में ऑडिटर ने कहना है, ठीक है, जो मैंने अंडरलाइन कर दी जी आपके लिए। कहता जी जस्ट रीजनेबल एश्योरेंस पढ़ने जा रहे हैं जी, हाई लेवल ऑफ एश्योरेंस पढ़ने जा रहे हैं। तो उसमें वो कहता है जी जस्ट अ मिनट, मैं आपको इसके साथ जोड़ देता हूं ताकि आप लोगों को लिए पढ़ना आसान हो जाए। नहीं जी, हम अपने हाई लेवल ऑफ एश्योरेंस की तरफ जा रहे हैं। तो वो ऑडिटर एक्सप्रेस कहता है, इन आवर ओपिनियन एंड टू द बेस्ट ऑफ आवर इंफॉर्मेशन एंड अकॉर्डिंग टू द एक्सप्लेनेशन गिवन टू अस, यानी हमें जो इंफॉर्मेशन दी गई, जो एक्सप्लेनेशन दी गई, उसके मुताबिक हमारा ओपिनियन ये है, इन आवर ओपिनियन द स्टेटमेंट ऑफ फाइनेंशियल पोजीशन यानी बैलेंस शीट, द स्टेटमेंट ऑफ प्रॉफिट एंड लॉस अकाउंट मतलब स्टेटमेंट ऑफ कंप्रीहेंसिव इनकम एंड अदर कंप्रीहेंसिव इनकम, the statement of changes in equity and the statement of cash flow together with the notes, यानी वही 5 चीजें जो फाइनेंशियल स्टेटमेंट का कंपोनेंट्स हैं, forming part thereof conform with the accounting and reporting standard as applicable in the Pakistan। जो अकाउंटिंग और रिपोर्टिंग स्टैंडर्ड मतलब IFRS के मुताबिक ये पांचों चीजें बनी हुई हैं। यानी पहली बात आ गई कि फाइनेंशियल स्टेटमेंट, वो कह रहा है कि जो फाइनेंशियल स्टेटमेंट है ये IFRS के मुताबिक बनी हुई है। फिर वो क्या कहता है, as applicable in Pakistan and give the information required by the Companies Act 2017, और कहता है इसके साथ साथ कंपनीज एक्ट 2017 के मुताबिक, यानी फाइनेंशियल स्टेटमेंट IFRS और कंपनीज एक्ट के मुताबिक बनी हुई हैं, इन द मैनर सो रिक्वायर्ड एंड रिस्पेक्टिवली गिव अ ट्रू एंड फेयर व्यू of the state of the company's affair as at 30th June 2022 and of the profit and loss account and comprehensive loss, the changes in equity and its cash flow for the year then ended। ये लिखने का तरीका है ओपिनियन, और वो कहता है कि जनाब मेरी नजर में फाइनेंशियल स्टेटमेंट गिविंग अ ट्रू एंड फेयर व्यू, मैंने आसान कर दिया ना सारी बातों को। मैंने कहा फाइनेंशियल स्टेटमेंट इज गिविंग अ ट्रू एंड फेयर व्यू मींस फाइनेंशियल स्टेटमेंट इज प्रिपेयर्ड अकॉर्डिंग टू IFRS एंड कंपनीज एक्ट 2017।
सो ये है उसकी पॉजिटिव एश्योरेंस, हाई लेवल ऑफ एश्योरेंस, काम ज्यादा किया है तो एश्योरेंस भी हाई लेवल की दे रहा है। इसका मतलब ये हुआ, तो इसी के बारे में नीचे मैंने कुछ लिखा है कि हिस्टोरिकल फाइनेंशियल इंफॉर्मेशन पे दे रहा है ऑडिट करके, एब्सोल्यूट एश्योरेंस दे नहीं सकता। और रीजनेबल मतलब क्या है कि रीजनेबल एश्योरेंस का मतलब ये कि अभी भी कुछ मिस स्टेटमेंट होंगी जो हमसे डिडक्ट नहीं हुई, जो हम नहीं पकड़ सके, क्योंकि इनहेरेंट लिमिटेशन ऑफ ऑडिट है, हम हर चीज तब भी नहीं कर सकते एब्सोल्यूट तो कर ही नहीं सकते, रीजनेबल में भी कुछ चीजें रह जाएंगी। जब हम ऑडिट सैंपल का इस्तेमाल करेंगे, जब हम थोड़े से इनवॉइसेस को चेक करके पूरी इनवॉइसेस के ऊपर, पॉपुलेशन के ऊपर ओपिनियन एक्सप्रेस कर रहे होंगे, तो हो सकता है कुछ एरर, कुछ मिस स्टेटमेंट जो हमने इनवॉइसेस चेक नहीं की उसमें मौजूद हो। तो सम मिस स्टेटमेंट मे रिमेन अनडिडक्टेड। लो जी, आप लोगों को एक और प्रैक्टिकल एक्सपोजर देने के लिए ये मैं मिलेट ट्रैक्टर की एनुअल रिपोर्ट आप लोगों से शेयर करता हूं। आप लोग इसे डाउनलोड कर सकते हैं उनकी वेबसाइट से इजीली, कोई मसले वाली बात नहीं है। तो मैं आपसे जरा इनका ऑडिटर, ये देखिए जी, इंडिपेंडेंट ऑडिटर रिपोर्ट पीडब्ल्यूसी की। पीडब्ल्यूसी मींस आपका एएफ फर्ग्यूसन, प्राइस वाटर कूपर जो भी है जी, और ये एएफ फर्ग्यूसन की रिपोर्ट, इंडिपेंडेंट ऑडिटर रिपोर्ट टू द मेंबर ऑफ मिलेट ट्रैक्टर लिमिटेड। देखो नाम से नजर आ रहा है कि किसको ऑडिटर रिपोर्ट दे रहा है, मेंबर को, ऑनर्स को, रिपोर्ट ऑन द ऑडिट ऑफ द फाइनेंशियल स्टेटमेंट। सो जरा अगर आप गौर करो, पहला पैराग्राफ क्या है, ओपिनियन, ये 2022 की उनकी स्टेटमेंट है जी, तो इसलिए लेटेस्ट है सबसे। और अगर ओपिनियन में ये पैराग्राफ देखो आप, यहां से इन ओवर ओपिनियन एंड टू द बेस्ट ऑफ आवर इंफॉर्मेशन, ये वही पैराग्राफ है जो मैंने यहां से कॉपी करके अभी आपके साथ डिस्कस किया है। तो ये ऑडिट है, एनुअल ऑडिट, ऊपर से पढ़ो जरा, ये देखो, रिपोर्ट ऑन दी ऑडिट, रिव्यू नहीं है, ऑडिट, और ऑडिट के ऊपर वो ओपिनियन एक्सप्रेस कर रहा है, फाइनेंशियल स्टेटमेंट गिविंग अ ट्रू एंड फेयर व्यू, हाई लेवल ऑफ एश्योरेंस मींस रीजनेबल लेवल ऑफ एश्योरेंस। लो जी, अब अगली बात पे आते हैं। जब ऑडिटर करने आएगा रिव्यू मिड ईयर में, तो 100% काम नहीं कर रहा होगा, लेस प्रोसीजर परफॉर्म कर रहा होगा, और लेस प्रोसीजर के बदले में अश्योरेंस भी लो लेवल की दे रहा होगा। तो कैसे लिखेगा, फिर वो कुछ इस तरह ओपिनियन एक्सप्रेस करेगा, वो कहेगा बेस्ड ऑन आवर रिव्यू, हमारे इस रिव्यू के नतीजे में nothing has come to our attention that causes us to believe, हमारे सामने, हमारे हत्थे कोई ऐसी चीज नहीं आई जिसने हमें ये यकीन दिलाया हो that the accompanying interim financial statement, ये जो मिड ईयर की फाइनेंशियल स्टेटमेंट हैं जो हमारी रिपोर्ट के साथ अटैच हैं, is not prepared in all material respect, यानी हमारे सामने कोई ऐसी चीज नहीं आई जो हमें ये यकीन दिलानी कराए या हमें ये बात रियलाइज कराए कि फाइनेंशियल जो इंटरम, जो मिड ईयर की फाइनेंशियल बनी है, ये ठीक नहीं बनी, इज नॉट प्रिपेयर्ड इन ऑल मटीरियल रिस्पेक्ट्स in accordance with the accounting and reporting standard as applicable in Pakistan for interim financial रिपोर्टिंग। ये जो मिड ईयर की फाइनेंशियल के हवाले से जो भी अकाउंटिंग और ऑडिटिंग रिपोर्टिंग स्टैंडर्ड्स हैं, उनके मुताबिक ऐसा हमारे सामने कुछ है। आप ये नहीं कह रहे, देखो आप कितने सियाने हो गए हो, आप ये नहीं कह रहे इंटरम फाइनेंशियल स्टेटमेंट गिविंग अ ट्रू एंड फेयर व्यू, ना 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 ना, आप कह रहे हो नहीं, हमारे सामने हमने चूंकि कम काम किया है और कम प्रोसीजर परफॉर्म किया है, तो हत्ते कुछ नहीं चढ़ा, और कुछ ऐसा हत्ते नहीं चढ़ा जिससे ये कह सकूं फाइनेंशियल स्टेटमेंट ठीक नहीं है। तो आपने अपने अंदाजे बयान ही चेंज कर लिया। इसका मतलब आपने इस अंदाज से ये बताया, पहले बता रहे थे फाइनेंशियल स्टेटमेंट गिविंग अ ट्रू एंड फेयर व्यू, अब बता रहे हो जनाब हत्ते कुछ नहीं आया जिससे ये अंदाजा होता कि ये कुछ गलत है। इसका मतलब है सब ठीक है, लेकिन हम ये नहीं कह रहे सब ठीक है, क्योंकि ये तो रीजनेबल एश्योरेंस हो जाएगी। हम कह रहे हैं हमारे हत्ते कुछ नहीं आया, हमने कम काम किया, लेस रिव्यू वर्क परफॉर्म किया, लेस प्रोसीजर परफॉर्म किए, हमारे हत्ते कुछ नहीं चढ़ा। सो नथिंग हैज कम टू अवर अटेंशन दैट कॉजेज अस टू बिलीव कि भाई ये फाइनेंशियल स्टेटमेंट ठीक नहीं है। सो हमने अपना अंदाजा बयान ही बदल लिया। सो ऐसा कब होगा, जब रिव्यू होगा हिस्टोरिकल फाइनेंशियल इंफॉर्मेशन का। अगली बात अभी नहीं मैं पढ़ रहा, ये वाली बात ये कल समझाऊंगा। तो इसी तरह देखो, आपकी वंस अगेन आपकी अंडरस्टैंडिंग के लिए मैंने मिलेट ट्रैक्टर की ही इंटरम फाइनेंशियल रिपोर्ट निकाल ली। ये देखिए, आप ये डाउनलोड कर सकते हैं जी इजीली वहां से, उनकी वेबसाइट से, कोई मसले वाली बात नहीं है। सो ये देखो, यहां से आपको नजर आएगा
मैं आपको ऑडिटर रिपोर्ट दिखाता हूँ जी, रुकिए, इसे हम रिव्यू रिपोर्ट कहते हैं, ठीक है जी। तो ये देखिए, अब ऑडिटर क्या वर्ड इस्तेमाल कर रहा है, ये कंपनी वाले क्या वर्ड, ये ऑडिटर, जस्ट अ मिनट, मैं इसको सेट कर लूँ इसका साइज ताकि आप लोग इसे समझ सकें जी। ये देखिए, इंडिपेंडेंट ऑडिटर रिव्यू रिपोर्ट, और साथ ही लिख रहा है रिपोर्ट ऑन, मैं इसको थोड़ा सा बड़ा करता हूं ताकि आपको नजर आ सके इजीली। ये देखिए क्या लिख रहा है, कहता है रिपोर्ट ऑन रिव्यू ऑफ इंटरम फाइनेंशियल स्टेटमेंट, ठीक है। और अगर आप ओपिनियन पे आते हैं, कंक्लूजन पे आते हैं, तो ये देखिए वही कंक्लूजन है जो मैंने यहां से कॉपी करके अभी आपके साथ पढ़ा। क्या लिख रहा है इसमें, कहता है बेस्ड ऑन आवर रिव्यू दैट कम्स टू आवर अटेंशन, नथिंग हैज कम टू आवर अटेंशन दैट कॉजेज अस टू बिलीव दैट, वही सारी बात वही लिख रहा है दोबारा। इसका मतलब है अपना अंदाजे बयान चेंज कर लिया उसने। सो ये है जी रीजनेबल एश्योरेंस। सो ऑडिट पे आएगा, ज्यादा काम करेगा, ज्यादा हाई लेवल की एश्योरेंस देगा, रिव्यू पे आएगा, लेस काम करेगा, लेस लो लेवल ऑफ एश्योरेंस देगा। दोनों में अपना अंदाजे बयान बदल लेगा, एक में कहेगा फाइनेंशियल स्टेटमेंट गिविंग अ ट्रू, सब कुछ ठीक है, हर चीज ठीक है, और दूसरे में कहेगा मेरे हत्थे कुछ नहीं लगा जिससे मैं ये कह सकूं कुछ खराबी है। अंदाजे बयान चेंज कर लिया, ठीक है। और अब एक छोटी सी चीज मैं कंक्लूड कर दूं जो मैं पहले कल पे छोड़ना चाह रहा था लेकिन अभी खत्म कर देता हूं। हमारी सारी डिस्कशन हुई जस्ट अ मिनट, हम वापस आते हैं यहां पे। हमारी सारी डिस्कशन हुई एश्योरेंस को लेकर, ये हिस्टोरिकल एश्योरेंस को लेकर। हिस्टोरिकल में ऑडिट भी पढ़ा, रिव्यू भी पढ़ा। नॉन हिस्टोरिकल में फिर क्या होगा, नॉन हिस्टोरिकल में ऑडिटर आ रहा है और अगले 2 साल को वेरीफाई करने जा रहा है, जिसमें एस्टिमेट्स हैं, अजम्पशंस हैं। क्या रीजनेबल एश्योरेंस दी जा सकती है? नहीं। कल को अजम्पशन चेंज हुई, जजमेंट चेंज हुई, रीजनेबल एश्योरेंस तो गलत हो जाएगी। तो फिर इसका मतलब है नॉन हिस्टोरिकल फाइनेंशियल इंफॉर्मेशन का जब ऑडिट हो रहा है या वेरिफिकेशन हो रही है, तो ऑडिटर प्रोजेक्टेड फाइनेंशियल स्टेटमेंट और फोरकास्ट के ऊपर भी अपनी लो लेवल ऑफ एश्योरेंस देता है, हाई लेवल ऑफ एश्योरेंस नहीं देता, लो लेवल। इसका मतलब यह हुआ कौन सी एश्योरेंस, लिमिटेड एश्योरेंस। तो यही बात देखो यहां लिखी हुई है, एश्योरेंस एंगेजमेंट अदर देन ऑडिट और रिव्यू ऑफ हिस्टोरिकल फाइनेंशियल इंफॉर्मेशन, इनके अलावा, यानी फोरकास्ट, यानी प्रोफोर्मा, यानी प्रोस्पेक्टिव फाइनेंशियल स्टेटमेंट, यानी फोरकास्ट आगे की प्रोजेक्टेड, तो फिर कौन सी देगा, लिमिटेड एश्योरेंस देगा जी। ये देखिए रिव्यू ऑफ कैश फ्लो फोरकास्ट, तो कौन सी एश्योरेंस जा रही है, इंश्योरेंस एंगेजमेंट अदर देन ऑडिट एंड रिव्यू ऑफ हिस्टोरिकल फाइनेंशियल इंफॉर्मेशन। तो फिर ऑडिटर यहां पे ये कंक्लूजन दे रहा होगा, लिमिटेड एश्योरेंस दे रहा होगा इस केस में। तो इसका मतलब है अब ये समझ आ गई, हमने ओके जी। अच्छा, तो इसका मतलब है हमारा कंक्लूजन ये हुआ है कि हम लोगों ने सबसे पहले समझ लिया एश्योरेंस क्यों ज़रूरी है, एश्योरेंस है क्या, एश्योरेंस की टाइप्स कितनी हैं, ओपिनियन किस किस्म का हो सकता है, हिस्टोरिकल फाइनेंशियल इंफॉर्मेशन क्या है, अदर देन हिस्टोरिकल क्या है, इंटरनल कंट्रोल्स क्या हैं, तो इसके और मिस स्टेटमेंट कितने लेवल्स पे हो सकती हैं। इसके साथ ही हमारा ये जो चैप्टर नंबर 1 है ये कंप्लीट हो गया अल्हम्दुलिल्लाह। आप इसकी प्रैक्टिस क्वेश्चंस जो भी गिवन है नीचे आप ये ज़रूर कीजिए बुक में, जैसा मैंने कहा हम लोग आसिफ साहब की बुक को फॉलो करें। कल मैं सबसे पहले प्रैक्टिस क्वेश्चंस डिस्कस करूँगा, देन हम अपने नेक्स्ट चैप्टर की तरफ मूव करेंगे, ठीक है। आप पहले एक दफ़ा इसे खुद कीजिए, थोड़ा सा दिमाग पे जोर डालिए। ये पीपा लेके आप एवं घूमते रहते हैं सारा दिन, तो इस पीपे को थोड़ा बजाया भी करें, ठीक है। खाली लेके घूमेंगे उससे बेहतर है कुछ उस पर दिमाग लगाएं, थोड़ा सा आप चलाएंगे, कल मैं उसमें मज़ीद एडिंग करूँगा तो आपको मज़ीद चीज़ें क्लैरिफाई हो जाएंगी। तो इंशाल्लाह कल प्रैक्टिस क्वेश्चन से आगाज़ करेंगे और फिर हम अपने चैप्टर नंबर 2 की तरफ मूव करेंगे। अल्लाह ताला आप सबको आसानी अता फरमाए और आसानी बांटने की तौफीक अता फरमाए। थैंक यू।